हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी स्टोरी। ठीक है, क्रेजी स्टोरी। कागज पे था नाम कातिल का, पर असली खूनी कोई और था। दिल्ली की रहने वाली सरिता बिहार की एक 24 साल की लड़की, जिसका मर्डर हो जाता है और इसमें जानबूझी साजिश होती है। जैसे कि हर कातिल सोचता है कि उसको पुलिस का पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन पुलिस हल्का सा भी सबूत पकड़ने पर कातिल का गिरबान पकड़ लेती है। ये उस समय की बात है, 27 फरवरी 2019। 27 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त था। करीब 3:40 का टाइम था। 40 मिनट पर दिल्ली कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। सूचना मिली, कॉलर ने बताया कि दिल्ली के सरिता बिहार रेलवे के पास एक ट्रक के किनारे एक बोरे में लाश है। इतना ही सुनते ही आनन फानन में पूरी पुलिस बल और अधिकारी बल वहां पर मौके पर पहुंच गया और वहां पे जाकर देखा तो बोरे में लड़की की लाश थी। दिल्ली के अंदर लेडीज सुरक्षा को और भी बढ़ावा दे दिया गया है। जब से 2012 में निर्भया कांड के बाद दिल्ली में महिला सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ठीक है, उसी बोरे में करीब 24 साल की एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की जीन्स और कुर्ती पहने हुए थी। चूँकि अभी मौसम ठंडक का था, इसलिए बॉडी ज़्यादा सड़ी गली नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि 2-3 दिन की ये लाश है। ठीक है, तो पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और उसकी लेडीज पुलिस ने मतलब बॉडी की तलाशी ली। तो तलाशी में लेडीज पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन और बारीकी से छुपा हुआ कागज़ में लेटर मिलता है। लेटर मिलता है, लेकिन लेटर को पुलिस ने अपने पास रख लिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पुलिस को ये भी शक था कि लेडीज़ है, लड़की है, इसके साथ कहीं दरिंदगी तो नहीं हुई है। लेकिन जो पुलिस का मामला था, पुलिस को शक था कि इसके साथ दरिंदगी तो नहीं की है दरिंदगों ने, लेकिन वो तो आगे रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि इसके साथ हुआ क्या है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्योंकि लड़की के शरीर पर, गले पर और उसके प्राइवेट अंग पर कुछ इंजरी पाई गई थी। ठीक है, तो पुलिस को पूरा यकीन था, शक नहीं था, पूरा यकीन था कि इसके साथ गैंग रेप की शिकायत है। ठीक है, लेकिन पुलिस शुरुआत में जितना इसे ब्लेंड मर्डर समझ रही थी, इतना ब्लेंड मर्डर नहीं था। असल में ये उतना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही महिला पुलिसकर्मियों ने लड़की की तलाशी ली तो उसमें जींस की पड़ताल की तो उसमें एक लेटर मिला था, जो मैं बोल चुका हूँ, लेटर मिला था और उसका फ़ोन भी मिल गया था। अब फ़ोन और लेटर देखकर पुलिस को थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन सुराग तो सुराग, पुलिस ने लेटर और फ़ोन को अपने पास रख सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा। लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या के बारे में लिखा था और कातिल का भी पता दे दिया था। उस लेटर में लिखा था, मैं सिमरन, लड़की का नाम था सिमरन, मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी के रहने वाले आरुष और मैं दोनों आपस में प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था आरुष शादीशुदा है, मुझे बाद में पता चला। आरुष के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। आरुष के परिवार की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आरुष भी अपनी माँ से मिल गया है। आरुष, उसके 2 और दोस्त मुझे डरा रहे हैं। ये लेटर में लिखा था, आरुष और उसके दोस्त मुझे डरा रहे हैं। वो काफ़ी समय से धमका रहे हैं, मेरा अश्लील वीडियो बना लिया, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो ये तीनों लड़के ही मेरी मौत का जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर भी इसी में लिख रही हूँ। ठीक है, इसी में लिख रही हूँ। एक मुर्दे को ही वांटेड बताया,
4 सालों तक पुलिस करती रही तलाश। फिर एक सवाल से ऐसा खुला राज, पुलिस को उस लेटर में तीनों का नाम, पता, नंबर भी मिल गया। ये लेटर, ठीक है, ये लेटर काफी बारीकी से जींस में छुपाया गया था, ऐसा ना लगे कि ये कातिल ने रखा है। ठीक है, ये इस तरीके से उस तरीके से रखा हुआ था कि जैसे कि ये लड़की ने ही छिपा कर रखा हो। ठीक है, रखा गया। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस सिमरन के अंबेडकर नगर वाले पते पर संपर्क करती है। वहां उसके पिता से जानकारी भी मिलती है। ये पता चला कि सिमरन 25 फरवरी 2019 से लापता हो गई है। काफ़ी तलाश के बाद नहीं मिली तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ठीक है, अब लड़की की पहचान के बाद दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ये लेटर जानबूझकर किसी को फंसाने की साजिश तो नहीं, क्योंकि जिसकी हत्या की गई उसकी जेब से ये लेटर मिलना पुलिस को भी चौंका रहा था। इसलिए पुलिस ने लड़की के पिता से उसकी हैंडराइटिंग पहचानने के लिए कहा तो उसके पिता हैंडराइटिंग देखकर देखते ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि हाँ, ये लिखावट मेरी ही बेटी की है। अब पुलिस को ये केस बड़ा आसान लग रहा था, इसीलिए पुलिस ने तुरंत उसमें लिखे आरुष नामक युवक के पते पर पहुंचती है। घर वालों से पूछताछ करती है। आरुष कहीं बाहर गया होता है। उसके बाद पुलिस उसी जगह पहुंच जाती है, पहुंचकर उसे हिरासत में ले लेती है। इसी बीच पुलिस के सामने लड़की की पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट देखकर पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि उसमें पुलिस का शक सही निकला। लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में मल्टीपल इंजरी थी, यानी प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान थे। कई गैंग रेप किया गया था। इसके बाद ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच और तेजी से करना शुरू कर देती है और उस लेटर में लिखे आरुष और अन्य 2 लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को हैरानी तब होती है जब आरुष कहता है कि इस लड़की से प्यार करना तो दूर की बात, मैं इसको जानता तक नहीं। अब सोचो कितना बड़ा जाल रचा है इसमें। ठीक है, कातिल अभी भी पुलिस की नज़रों से दूर है। ठीक है, इसी तरह दोनों लोगों का नाम भी लेटर में लिखा था। वो भी बात दोहरा रहे थे। पुलिस को लगा कि ये जाल बुन रहे हैं। पुलिस ने उनका पूरा बैकग्राउंड निकाला और कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि आखिरी कॉल वही लड़की सिमरन के फ़ोन से आरुष के पास गई थी। इस पर पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि हाँ, एक कॉल आई थी कुछ दिन पहले और फ़ोन कट गया था, पर ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है हमें कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि कभी इसे अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ भी नहीं देखा, फिर किसी पहचान वाले के साथ भी नहीं देखा इसको। ठीक है, तो पुलिस कई घंटों के बाद पूछताछ के बाद उनको छोड़ देती है और आरुष के कई महीनों की फ़ोन डिटेल निकालते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी दोनों की बात नहीं हुई थी। पुलिस को भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। ठीक है, पुलिस को भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। अब पुलिस सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच शुरू करती है। दिल्ली के सरिता विहार में रेलवे लाइन के किनारे जहां लड़की का शव मिला था, उसके आसपास वाली रोड की सीसीटीवी फुटेज देखी तो जांच के दौरान बड़ा सुराग मिला, जिसमें एक संदिग्ध होंडा सिटी कार दिखी थी। अब इस कार के बारे में पता चला कि जानकारी मिली, इस कार को पूरे दिन के लिए भाड़े पर लिया गया था। तो समझो शेरा मर्डर जो पूरी कहानी है इस कार से है, लेकिन कार भी किसी ने किराए पर ली थी। तो पुलिस का
जो ये मर्डर की हिस्ट्री थी ये पुलिस के और उलझती जा रही थी। पुलिस जितना इसको सीधा समझ रही थी ये इतना केस सीधा नहीं। ठीक है, अब पुलिस उस कार को बुक करने वाले की तलाश में थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसी बीच पुलिस ने सिमरन के 24 व 25 फरवरी की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें एक नंबर ऐसा था कि जिसमें सिमरन और उसके फ़ोन की लोकेशन दोनों की सरिता बिहार उसी जगह पर बता रहे थे, लेकिन वो यूपी के मुजफ्फरनगर का था और जिस पते पर नाम पर उस सिम कार्ड को खरीदा गया था वो भी फर्जी था। जो पता और नाम था सिम पे वो भी फर्जी था। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस नंबर से सिर्फ सिमरन को ही कॉल किया गया था और किसी को कॉल नहीं किया गया। इस तरह किसी तरह से कोई सबूत नहीं मिलने से पुलिस अभी उधेड़-बुन में ही थी। उसी समय लड़की के पिता लगातार ये पता लगा रहे थे कि अगर उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा, कहीं लिखा जरूर होगा। इसके अलावा बेटी के लेटर की हैंडराइटिंग चेक कराने के लिए भी उन्होंने कई कॉपियां देखी तो उनको दो शब्द लिखे मिले। एक शब्द था प्रसाद, दूसरा शब्द था जॉब, जिसमें फिर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इस नंबर पर पिता ने कॉल किया, पूछा कि बेटी ने कभी जॉब के लिए फ़ोन किया था। तो उधर से जवाब मिला कि हाँ, सिमरन को जानता हूँ, लेकिन 20 से 25 दिन पहले फ़ोन पर नौकरी को लेकर बात हुई थी, फिर कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से पहली बार में फ़ोन उठाते ही उस शख्स की आवाज़ लड़खड़ाई, उससे सिमरन के पिता को शक हो गया और उन्होंने उस नंबर और प्रसाद के बारे में पुलिस को बताया कि वाकई में घटना से पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वाकई में घटना से 20 दिन पहले की बात है, लेकिन पुलिस अज्ञात नंबर को लेकर उसमें पूरी जानकारी नहीं लेती है। तो पुलिस को वो नंबर भी शक के दायरे में मिला था, तो पुलिस को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। मिलने की स्थिति में भी दाव खेला, उस नंबर की लोकेशन निकाली, खासकर घटना वाले दिन की पता चला कि ये नंबर और उस लड़की का नंबर उसी लोकेशन पर था। और उस नंबर की लोकेशन भी वहीं थी, लेकिन उससे कॉल नहीं की गई थी। ठीक है, तो अब पता चलता है कि ये नंबर और उस लड़की का नंबर उसी लोकेशन पर था। अब पुलिस ने डिटेल निकालकर उसको भी हिरासत में ले लिया। पहले तो वो कई घंटे इधर उधर की बातें बुनता रहा, फिर जब सख्ती से उसको पेश आया तो उसने कबूल कर लिया और बोला कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है। उसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई उससे साफ हुआ कि पूरी घटना में ना उस सिमरन का कोई लेना देना था आरुष से, और ना ही लेटर में लिखे उस आरुष की पूरी कहानी कुछ और थी। असल में जिसका नाम सिमरन की डायरी में था प्रसाद लिखा था। उसकी पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। घटना से कई महीने पहले ही वो चोरी के मामले में तिहाड़ जेल गया था। जिस बैरक में दिनेश बंद था उसी में मर्डर का आरोपी धनंजय और बुराड़ी से पकड़ा गया बंटी भी था। यहाँ पर दिनेश और धनंजय अच्छे दोस्त बन चुके थे। जेल में ही धनंजय और बंटी की लड़ाई हो गई थी। पता चला कि बंटी के परिवार के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने जेल से निकलने के बाद ये सोचा कि इससे बदला लिया जाए
जबकि बंटी अभी भी जेल में ही था। ऐसे में जेल से आने के बाद दोनों एक साथ ही रहने लगे और खतरनाक साजिश रचने लगे। दोनों ने सोचा बंटी के भाई आरुष को मर्डर केस में फंसा देंगे तो वो जेल चला जाएगा। उसके बाद 200 गज का प्लॉट पर हम कब्जा कर लेंगे और उसको बेच देंगे। जमीन पर कब्जा जमाने और कानूनी दावपेच में इनकी मदद करने के लिए 20 वर्षीय सौरभ भारद्वाज नामक युवक भी तैयार हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देना और उन तक पुलिस भी ना पहुंच सके, इसकी तैयारी में जुट गए। क्योंकि दिनेश और धनंजय जेल जा चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि पुलिस मोबाइल सर्विलांस के जरिए उन तक पहुंच सकती है। घटना वाले दिन के लिए पुलिस घटना वाले दिन की जरूर चेक करती है, इसलिए यूपी के मुजफ्फरनगर जाकर पहले एक नया फ़ोन और फर्जी नाम व पते पर सिम कार्ड खरीद लेते हैं। उस नंबर से किसी से बात नहीं करते। अब इनके सामने चुनौती थी किसी की हत्या करी जाए और उन्हें फंसाया जाए, ताकि जाहिर है किसी लड़के की हत्या कर फंसाएंगे तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए दिनेश प्रसाद ने प्लान बनाया कि अपनी एक पहचान वाली लड़की की दोस्त को अपने जाल में फंसाया जाए। उस लड़की को नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए अपनी दोस्त के जरिए उसी सिमरन से संपर्क करता है, उसे नौकरी का झांसा देता है। सिमरन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए जब नौकरी ऑफर मिली तो मिलने को तैयार हो गई। लेकिन जब आखिरी बार दिनेश और सिमरन की बात हुई, उसके बाद 20 दिनों पर कोई बात नहीं हुई। 20 दिनों के अंदर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये तो एक साजिश थी, मिस्ट्री था उसकी, ठीक है। तो उसने दिमाग से काम ले रहा था दिनेश प्रसाद, ठीक है, ताकि उस पर कोई शक ना हो। घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने ही एक सिम कार्ड और फ़ोन की मदद से सिमरन को कॉल करता है। ये बताता है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, इसीलिए वो अपने दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। फिर कहता है कि सरिता बिहार में उसका एक इंटरव्यू करा देंगे। अब नौकरी की तलाश में परेशान सिमरन वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों मौजूद थे। एक फ्लैट पर ले जाकर सिमरन से ये जोर जबरदस्ती कहते हैं कि जान से मारने की धमकी देते हैं। धमकी देकर एक कागज पर सिमरन से वही लेटर लिखवाते हैं जो उसकी जींस में मिला था। लेटर जब सिमरन लिख देती है, तब उसके साथ तीनों उसके साथ गैंग रेप करते हैं। फिर फ्लैट में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। सोचो क्या बीती होगी, ठीक है, हत्या कर देते हैं। इसके बाद छोटे मोटे क्राइम करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्र केस से संपर्क करते हैं। दोनों को 5-5 हज़ार रुपये का लालच देते हैं और उन्हीं के नाम से किराए की रेंटल टैक्सी बुक कराते हैं। ऑनलाइन का टैक्सी को पूरे दिन के लिए बुक कराते हैं और करीब 7,000 रुपये भी पेमेंट कराते हैं। 7,000 रुपये भी पेमेंट कराते हैं। उसके बाद रहीमुद्दीन और चंद्र केस के जरिए सिमरन के शव को बोरी में डालकर रेलवे लाइन के किनारे देर रात में फेंक आने की बात करते हैं। इससे पहले सिमरन के हाथों लिखी उस लेटर की उसकी जीन्स में डाल देते हैं, जिस लेटर पर फंसाने की साजिश की गई थी। इसके साथ ही उसके मोबाइल को भी डाल देते हैं ताकि उनका सुराग नहीं मिल सके। इसके अलावा लड़की का पर्स और फर्जी पते पर खरीदे सिम कार्ड व फोन दोनों को किसी नाले में फेंक देते हैं ताकि उन पर उससे जुड़ा कोई सबूत पुलिस को
कभी ना मिले। अब ये आरोपी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाए और हम उसकी ज़मीन पर कब्जा करके तीनों आपस में बंटवारा कर लें। लेकिन उससे पहले ही परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। इस तरह दिल्ली पुलिस ने 4 मार्च 2009 को मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। ठीक है, कागज पर लिखे दो शब्दों ने सुराग दे दिया, वरना लड़की की मौत आज भी रहस्य बनी रहती। वो नाम क्या थे? प्रसाद, दूसरा नाम जॉब और तीसरा मोबाइल नंबर। उसके बाप को शक हुआ और उसने चेक किया। तो ठीक है, ये यही कहानी समाप्त होती है। ये रियल स्टोरी है दिल्ली की। आप चाहे नेट पे किसी भी चीज़ पर सर्च कर सकते हैं। और ये कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ या दूसरे दिन ऐसी नई से नई कहानी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दिल दहलाने वाली कहानी है। तो थैंक यू, हाथ जोड़कर आपसे नमस्कार, सत श्री अकाल।